आप देखो कि हमारे इंडियन स्पाइसेस को गोल्ड के रिस्पेक्ट में जो है ट्रेड किया जाता था। देयर वाज अ राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर। इस पूरे एरिया को उन्होंने ओवरटेक कर दिया। तो जितना भी जो ट्रेड होता था उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस इंपोज कर दिए, होकर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका के इस पॉइंट पे पहुंचा है, इसके आगे वो कभी जा नहीं पाया डाई, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म रहता था। अगर सबसे पहले देखें गाइस तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हम आज जो डिस्कस करेंगे, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक इनकी क्या क्या चीज़ें हैं। और जब भी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट करना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में किस वे में हमें हर एक कॉन्टिनेंट को पढ़ना होता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें गाइस, तो ये जो पूरा आपको ग्रीनलैंड कवर करते हुए जो पूरा नीचे साउथ अमेरिका तक का जो एरिया दिख रहा है, इसको बोला जाता है अमेरिकन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसको पनामा कनाल से जब कट कर दे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट एंड द लोअर इज साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। यस और नो? फिर थर्ड कॉन्टिनेंट जिसकी आप लोग बात करते हो, दैट इज अफ्रीका। दिस इज अफ्रीका। अगर आप यहां से यूराल माउंटेन से कट कर दोगे तो ये जो सारा एरिया है दैट कम्स अंडर द यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे कंट्रीज क्या है वो स्पेसिफिक बताऊंगा। अभी तो जैसे ऊपर से ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बता रहा हूँ। ये इंडोनेशिया और पपुनी गिनी आइलैंड से कट करते हुए पूरा जो रशिया का अदर पार्ट जो है, दिस इज योर एशिया। और बाकी जो नीचे न्यूजीलैंड कवर करता हुआ, दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नाम से ही, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है। और लास्ट कॉन्टिनेंट इज अंटार्कटिका। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर? 7 कॉन्टिनेंट्स, जिनमें से आज हमें स्पेसिफिकली किसको पढ़ना है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। समझ लगी कि नहीं? हरविंदर समझ आ रही है? ऑनलाइन जितने बच्चे हैं आइडिया लग रहा है? अब गाइस बात आती है, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वन मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। किसी भी कॉन्टिनेंट को अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले गाइस, बिफोर नोइंग द फिजिकल ज्योग्राफी और फिजियोग्राफी, वन मस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट कॉन्टिनेंट। क्या नॉर्थ अमेरिका की जो डिस्कवरी हुई दैट वाज एक्सीडेंटल? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट, अगर हम उसको समझना चाहते हैं तो समवेयर वी मस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। एज गाइज यू नो, अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, आई विल नॉट गेट इनटू द हिस्ट्री पोर्शन, ऑफ कोर्स हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा गाइज नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी जो है, अमेरिका की जो डिस्कवरी है, उसका एक लिंक है जो इस ट्रेड के साथ जुड़ता है जो इंडिया और यूरोप के बीच में होता था। तो उसी से मैं आपको फैक्ट्स थोड़ा ड्राइव करके दिखाऊंगा। एज यू नो गाइस कि अगर हम लोग 14th सेंचुरी से पहले की बात करें, बिफोर 14th सेंचुरी बात करें, तो द ट्रेड यूज्ड टू हैपन बिटवीन यूरोप यूरोप और हिंदुस्तान के बीच में, चाइना, इंडिया और इनके बीच में जो ट्रेड होता था, दैट यूज्ड टू हैपन बाय द लैंड रूट। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये जो एरिया था गाइस, ये टर्क्स, ये जो हमारी टर्की है जिसको आज हम टर्की बोलते हैं, तो यहाँ से ये ट्रेड होता था। एंड द ट्रेड यूज्ड टू बी डन बाय अरब्स करते थे। अरब यूज्ड टू डू द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड व्हाट वी कॉल दैट इंडिया। यहाँ से स्पाइसेस लिए जाते थे, वहां पर सेल करते थे, और उसके बदले में दिस यूरोपियंस यूज्ड टू प्रोवाइड द गोल्ड। आप देखो कि हमारे इंडियन स्पाइसेस को गोल्ड के रिस्पेक्ट में जो है ट्रेड किया जाता था। एंड यू अंडरस्टैंड नाउ कि हिंदुस्तान की क्या अहमियत थी उस टाइम पे। एंड तभी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता है। अब ये भी टॉपिक गाइस बड़ा डिबेटेबल रहता है हमेशा लोगों में। कुछ लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया किसी एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताते हैं, बट एज पर द हिस्ट्री, जहां तक हम लोगों ने इसका इसको पढ़ा है, तो जो इंडिया के जो स्पाइसेस थे वो गोल्ड के रिस्पेक्ट में ट्रेड किए जाते थे कि आप हमें इंडिया का स्पाइसेस दे दो। पर अगर आप इंडिया के स्पाइसेस देखोगे तो वो मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज होते थे, फ्लेवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज किए जाते थे यूरोप में। अब बात आती है बिफोर 14th सेंचुरी गाइस, ट्रेड रहता था इसी लैंड रूट के थ्रू होता था ट्रेड। बाद में क्या हुआ, 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आपको क्या देखने को मिलेगा कि देयर वाज अ राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर। ये जो ओटोमन एम्पायर है गाइस, इसका राइज देखने को मिलता है। विद द राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर क्या होता है कि ये जो जिसको आज जिसको आप लोग आज इस्तांबुल बोलते हो, पहले इसको
कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था। ये जो कंस्टेंटिनोपल है जिसको आज इस्तांबुल बोलते हैं, वैसे इसको जो है टर्क्स क्या कर लेते हैं, इस पूरे एरिया पे कब्जा जमा लेते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा ये जितना भी एरिया है ओटोमन एम्पायर अपने अंडर में ले लेता है, तो जो भी ट्रेड अब नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रेड यहाँ से होगा, जितना भी ट्रेड यहाँ से होगा, उसके लिए जो भी ट्रेडर होगा उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। और गाइस ये टैक्स किसी एक लिमिट तक सीमित नहीं था, कभी ये बहुत ज्यादा परसेंटेज में लगाते थे, कभी कम कर देते थे, और कभी कभी तो जो लोग इन रूट्स के थ्रू ट्रेड करते थे उनको लूट लिया जाता था। समवेयर यूरोप फेल्ट, और यहाँ पर यूरोप में इंडियन स्पाइसेस की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी। नाउ दे फेल्ट कि अब क्या किया जाए। अब गाइस यूरोपियंस के लिए तो मुश्किल हो गया कि हाउ दे डू ट्रेड, और इतना ज्यादा टैक्स, इतना कॉस्टली पड़ रहे हैं स्पाइसेस। देन ए किंग ऑफ पोर्चुगल, पोर्चुगल के किंग थे जिनका नाम था हेनरी। इनको नेविगेटर किंग भी बोला जाता है, इनको नेविगेटर किंग भी बोला जाता है। हेनरी को लगा कि हम अगर लैंड के थ्रू नहीं ट्रेड कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट वी फाइंड सम अनदर ऑप्शन, एंड दैट अनदर ऑप्शन वाज सी रूट। वो सी रूट को ढूंढने के लिए वो बेचते हैं डाइस को, DIAZ। गाइस ये जो डाइस थे ये 1487 में he started that expedition, he started searching sea route between Europe and India। और वो यहाँ से एज कि जितने भी गाइस पोर्चुगल स्पेनिश थे वो इन कंट्रीज का ऑलरेडी ट्रेड करते थे, और वो इन जगहों को इन जगहों के साथ ऑलरेडी फेमिलियर थे। वो इस जगह से ये जो डाइस था होकर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचता है यहाँ पर, जिसको आज के डेट हम साउथ अफ्रीका बोलते हैं। साउथ अफ्रीका के इस पॉइंट पे पहुंचा, इसके आगे वो कभी जा नहीं पाया डाइस, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर स्टॉर्म रहता था हमेशा। स्टॉर्म रुकने का नाम ही नहीं लेता था, इतना ज्यादा पावरफुल स्टॉर्म आता था इंडियन ओशन में दैट टाइम। फिर वो वापस जाते हैं, हेनरी को फिर से दूसरी बार फिर से एक्सपीडिशन पे भेजते हैं इन ऑर्डर टू सर्च दैट सी रूट। वो फिर यहाँ पर जब पहुंचे तो आगे देखते हैं कि स्टॉर्म आया हुआ है। ही गॉट कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू, ही अगेन गेट बैक टूवर्ड्स अपनी कंट्री में चले जाते हैं वापस। गाइस कोलंबस थे स्पेन से, कोलंबस जो थे वो स्पेन से थे, ही वाज स्पेनिश। कोलंबस को ये लगा कि ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं उन्होंने अरिस्टोटल को पढ़ा होगा, जिन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ हमारी गोल है। ही थॉट कि अगर हम हिंदुस्तान का जो रूट है, अगर हम लोग ईस्टवर्ड होके नहीं नहीं ढूंढ सकते, बिकॉज कि एज पर द एज पर डाइस की यहाँ पर स्टॉर्म आते हैं, तो उनको लगा कि अगर पृथ्वी गोल है तो हम यहाँ से भी तो पीछे से, अगर पृथ्वी गोल है तो इस तरफ से अगर मैं इंडिया का सी रूट नहीं ढूंढ सकता तो पिछली तरफ पीछे वाली साइड से भी तो हम देख सकते हैं रूट, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीडिशन कर सकते हैं। एंड कोलंबस स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट जाते जाते वो किसी एक पर्टिकुलर टापू पे पहुंचते हैं, आइलैंड पे पहुंचते हैं, एंड आफ्टर स्टेइंग फॉर फ्यू डेज वहां पर वो वापस आते हैं। और किंग हेनरी, द स्पेनिश लोग उन सबको बताते हैं कि ही सक्सेसफुली फाइंड द रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इस बात को हेनरी को थोड़ा डाउटफुल हुआ, तो उन्होंने गाइस क्या किया, उस टाइम पे कार्टोग्राफर थे, उस टाइम पे कार्टोग्राफर थे, कार्टोग्राफर गाइस, कार्टोग्राफर जो मैप्स बनाते हैं, टेरिटरीज, लैंड, मैप कॉन्टिनेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो जो कार्टोग्राफर थे उस टाइम पे उनका नाम था अमेरिगो वेस्पुपी, अमेरिगो वेस्पुपी। अमेरिगो वेस्पुपी को भेजा जाता है उसी पर्टिकुलर एरिया में जो कोलंबस ने क्लेम किया था कि दैट इज इंडिया। जब अमेरिको वेस्पुपी आते हैं तो इसको पूरा एरिया को वो क्या करते हैं, इस पूरे एरिया की वो छानबीन करते हैं इन ऑर्डर टू नो कि ये लैंड क्या है, समथिंग है। जब वो वापस आते हैं तो वो बताते हैं कि हेनरी को कि नो, दिस इज नॉट इंडिया। और बाद में गाइस आपको पता लगे ये वही अमेरिको वेस्पुपी है जिनके नाम पे अमेरिका नाम रखा गया। और ये थी इसके, अगर स्टोरी के पीछे अगर मैं बात करूं तो दिस वाज द मेन स्टोरी बिहाइंड इट। और गाइस जो कोलंबस ने जिस एरिया को डिस्कवर किया था, कोलंबस ने जिस एरिया को देखा था, अब गाइस वो इंडिया के वेस्ट में था, तो इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज। इस पर्टिकुलर एरिया का नाम रख दिया गया वेस्ट इंडीज। तो इसका मतलब गाइस मैं फिर से एक ओवरव्यू दे देता हूं, आप लोगों को थोड़ा एक आइडिया लग जाए गाइस। बिफोर 13th सेंचुरी गाइस, ट्रेड यूरोप और इंडिया के बीच में जो होता था वो लैंड रूट के द्वारा किया जाता था। जैसे ही टर्क्स ने इस कॉन्स्टेंटिनोपल मींस इस्तांबुल को ओवरटेक किया,
इस पर्टिकुलर टेरिटरी को ओवरटेक किया और बाद में देयर वाज अ राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर, इस पूरे एरिया को उन्होंने ओवरटेक कर दिया। तो जितना भी जो ट्रेड होता था उसके ऊपर उन्होंने टैक्सेस इंपोज कर दिए। इस टैक्सेस इंपोज करने के कारण जो था, जो सामान, जो स्पाइसी जो पहुंचते थे फ्रांस, यूरोप के वाला जितना भी यूरोप कॉन्टिनेंट का जो पार्ट था, वहां पर बहुत महंगे बिकते थे। देन देयर वाज अ किंग ऑफ पोर्चुगल, हेनरी, जिसको नेविगेटर किंग भी बोला जाता है, वो डाइस को बेचते हैं 1487 में, डाइस को। लेकिन डाइस जो थे वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कभी भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं बिकॉज यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। बाद में जो है कोलंबस को लगा कि अगर हम इस बाय ईस्ट सी रूट भी अगर हम ढूंढ रहे हैं, तो अगर हम ईस्ट साइड से नहीं जा सकते तो पृथ्वी तो गोल है, बिकॉज उन्होंने अरिस्टोटल वगैरह उनको पढ़ा हुआ था। समवेयर ही फेल्ट कि अगर मैं ईस्ट की तरफ से नहीं जा सकता, वेस्ट की तरफ से जा सकता हूं, तो कोलंबस जो था ही रीच्ड टू दिस पर्टिकुलर आइलैंड, और इसी पर्टिकुलर आइलैंड को बाद में वेस्ट इंडीज बोला गया। बाद में अमेरिको वेस्पुपी को भेजा गया, ही वाज अ कार्टोग्राफर, कि क्या जो एक लैंड जो क्लेम किया जा रहा है कोलंबस के द्वारा, क्या ये इंडिया है। देन बाद में उन्होंने बताया कि इंडिया नहीं है। तो अमेरिको वेस्पुपी ने जो इस पर्टिकुलर एक्सपेडिशन को देखा, इस पर्टिकुलर लैंड को जो फिर उसको एक्सप्लोर किया, तो उन्हीं के नाम पे गाइस आज का जो है अमेरिका नाम पड़ा हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोलंबस डिस्कवर्ड, जो नाम बोला जाता है कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो ये 1492 की बात है। अगर हम लोग डाइस की बात करें, तो डाइस को हेनरी के द्वारा भेजा गया था 1487 इन ऑर्डर टू फाइंड द सी रूट बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। और बाद में गाइस आपको पता होगा, जब इसके बारे में बात हुई, तो आप लोगों को पता है पोर्चुगल, आगे आपको सुनने को मिलेगी, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, आई विल नॉट गेट इनटू हिस्ट्री अगेन। 1498 वास्को डी गामा साहब जो है उनको भेजा जाता है, और गाइस ही वाज वेरी लकी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। अगर आप देखोगे, जब वास्को डी गामा पोर्चुगल से निकलते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द सी रूट बिटवीन व्हाट वी कॉल दैट इंडिया एंड यूरोप, तो यहां पर जब वो पहुंचते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट को डाइस के द्वारा क्या बोला गया था, केप ऑफ स्टॉर्म, एक ऐसी जगह जहां पर हमेशा स्टॉर्म रहता है। तो वास्को डी गामा साहब जब यहां पर पहुंचे, तो उस टाइम पे यहां पर स्टॉर्म नहीं था। तो वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि जब स्टॉर्म नहीं मिला, तो वाइसेसा सेल करके आई थिंक तांजानिया और कीनिया में समवेयर ही वाज देयर, उनको कोई किडनी यहाँ मिलता है, और उसके साथ वो कैलकट पोर्ट में रीच कर जाते हैं। तो ये हिस्ट्री का पार्ट, आई विल नॉट गेट इनटू इट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड गाइस, हमारा जो नॉर्थ अमेरिका जो हम लोगों ने पढ़ना है, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि नॉर्थ अमेरिका कैसे डिस्कवर हुआ, मींस बेसिकली अमेरिकन कॉन्टिनेंट कैसे डिस्कवर हुआ। तो इसमें कोलंबस का नाम जुड़ता है, इसमें कोलंबस का नाम तो जुड़ा जुड़ा, इसमें कोलंबस का नाम जुड़ा, इसी में अगर आप देखोगे तो अमेरिको वेस्पुपी का नाम जुड़ा। अमेरिका में किसी टाइम पे एक यहाँ के इंडिजिनस लोग रहते थे जिनका नाम था रेड इंडियंस। क्या नाम था? रेड इंडियंस। अब इंडियंस वर्ड यूज कहाँ से आ गए? क्या हिंदुस्तानी लोग यहाँ पर रहते थे अमेरिका में पहले? तो गैस हमारा जो हम कलर्ड लोग बोले जाते हैं, एक व्हाइट हो गया, कलर्ड हो गया, एक ब्लैक हो गया, वी आर कलर्ड लोग। तो कलर्ड लोग जितने भी दिखते थे उनको इंडियंस बोला जाता था, जो अमेरिकन बोलते थे। अब बात आती है कि आज जो अमेरिका में जितने लोग रह रहे हैं, हु आर दीज? तो गैस बोला जाता है, जो यहाँ पर जब ये कोलंबस यहाँ पर आ रहा था, जब कोई बाकी लोग देखने के लिए आ रहे थे हिंदुस्तान जाने के लिए, तो क्या यहाँ पर ऑलरेडी कोई प्रजाति रहती थी, कोई ट्राइब रहती थी? गैस यस, यहाँ पर लोग रहते थे रेड इंडियंस। कौन रहते थे? रेड इंडियंस। लेकिन जैसे यूरोप के द्वारा ये एक लैंडमास खोज दिया गया, तो ये जो यूके आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। गैस यूनाइटेड किंगडम जो है, आज यूके में 4 कंट्रीज आती है। कौन कौन सी? नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन। यूके में कितनी कंट्रीज है? अगर मैं इसका मैप पूरा यहां बनाऊं, क्योंकि मैं जूम नहीं करूंगा इसको, तो ऊपर वाला नॉर्थ आयरलैंड, आयरलैंड नहीं, आयरलैंड इंडिपेंडेंट है। नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और ब्रिटेन, ये 4 जो है, इन एरियाज को क्या बोला जाता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। मतलब रानी सबकी सांझी, सांझी मतलब उनकी जो हेड ऑफ द स्टेट होगी वो रानी होगी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग अलग प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं उनके। समझ लगी कि नहीं? जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? मोदी जी। अब क्या हुआ, यूके में गाइस क्या था, जो रानी की बातों को नहीं मानता था, वो डोंट वांट टू कम अंडर द सजरनिटी ऑफ रानी, दोज हु डोंट वांट टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ रानी, बिकॉज उनको लगा रानी एक हेरिडिटरी है, मोनार्की है, किसी डेमोक्रेसी के बेसिस पे नहीं आई है, लोगों ने इसको वोट नहीं दिया है, ये क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
तो जो लोग अपनी कुछ आवाज बुलंद करते थे, रानी के खिलाफ बोलते थे, तो रानी उनको देश निकाला कर देती थी कि इनको यहां से भेज दो कहीं बाहर। तो वो लोग बोट उठाकर अपनी कहां पर आ गए, अब ये लैंड मास तो डिस्कवर हो गया है, वो सारे लोगों ने यहां पर आके तो 13 कॉलोनीज बनाई। कितनी कॉलोनीज बनाई अपनी, किसने बनाई है, ब्रिटिशर्स ने। गैस जब यहाँ पर 13 कॉलोनीज बनी, तो ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आई, यहाँ पर जो लोकल रेड इंडियंस रहते थे, इन्होंने इनको मारा, फेंका और इनको और पीछे कर दे, तो रेड इंडियंस यहाँ पर आ गए। बाद में पता लगेगा कि यहाँ पर फिर यहाँ से उठकर सारे अंग्रेज यहाँ पर जाने लगे, तो आज रेड इंडियंस कहीं बीच बीच में ही रहते हैं। आप लोगों ने सदगुरु सुने हैं, सदगुरु जो टीवी पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे सदगुरु आते हैं, बाबा जी पूरा इंग्लिश में प्रचार करते हैं। तो वो जाते हैं बाइक पे, वो यहाँ पर घूमते हैं, रेड इंडियंस कम्युनिटी से मिलते हैं। तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, उन्होंने पत्ते पत्ते तो नहीं होते, पंख पहने होते हैं उन्होंने, रेड इंडियंस आज भी वो पूरे अपने उसमें अटायर में रहते हैं। तो आप लोगों की कहानी समझ आ गई कि नॉर्थ अमेरिका डिस्कवर जब हो गया, डिस्कवर क्यों, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ, जाना कहाँ था, इंडिया की खोज में। समझ लगी कि नहीं, जब डिस्कवर हो गया, आइडिया लग गया, जब इन लोगों को देश निकाला हो कर दिया गया, कुछ ब्रिटिशर्स को जो अपने को लिबरल मानते थे, जब उनको लगा कि समवेयर दूसरी कंट्री हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो समवेयर दे फेल्ट कि हम यहाँ पर जाते हैं। जब यहाँ पर गए, इनको लोकल्स के साथ लड़ना पड़ा, उनको उनके घरों से निकालना पड़ा, उनको इन्होंने क्या कर दिया, उनको पीछे कर दिया, पीछे धकेल दिए, किस तरफ, वेस्ट की तरफ। और ईस्ट एरियाज पे कब्जा किनका हो गया, ब्रिटिशर्स। और कौन से ब्रिटिशर्स, जो यहाँ से यहाँ पर आ गए थे। ये बात लगी समझ की नहीं। तो गैस ये कहानी है कि अमेरिका का, अब यहां से आप लोगों को देखने को ग्रोथ देखने को मिलेगा अमेरिका में, समझ लगी नहीं। तो ये एक स्टोरी थी जैसे आपके गाइड आइडिया देने के लिए। पहले ही लोकल्स यहाँ जो थे वो रेड इंडियंस थे, बाद में यहाँ पर किन के कब्जे हुए, ब्रिटिशर्स के, हु, लिबरल ब्रिटिशर्स, सो कॉल्ड एज लिबरल्स। और बाद में आप लोग जब अमेरिकन रेवोल्यूशन सुनोगे हिस्ट्री में, तो आपको सुनने को मिलेगा जब रानी को पता लगा कि हमारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कॉलोनीज बना ली है, तो रानी बोलेगी कि ये लैंड भी अब हमारी है। तो इन लोगों ने बोला सॉरी, हम रानी की जमीन नहीं है ये, हम अलग है अब। तो उसी बात पे एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, उसको बोलते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन। समझ लगी कहानी क्या है थी अमेरिकन रेवोल्यूशन। जब भी कभी नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना हो, तो कभी भी किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ना हो, तो कैसे पढ़ना होता है, पहले उसको देखो है कहां पर, उसकी बाउंड्री ड्रॉ करो। आइसलैंड यूरोप का पार्ट है, ग्रीनलैंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। यहां से कट करो, सारे कैरेबियन आइलैंड्स किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पर गाइस एक पैनामा कैनाल कट की हुई है। पहले जितने भी लोगों को न्यूयॉर्क से, वॉशिंगटन डीसी से सैन फ्रांसिस्को जाना होता था, वो नीचे उनको शिप के थ्रू नीचे से घूम कर आना पड़ता था। फिर बाद में नीचे एक इसको क्या किया गया, कट किया गया। समझ लगी कि नहीं। अब इस लैंड मास को कट करके शिप यहां से ही निकल जाता है और जल्दी पहुंच जाते हैं। समझ लगे कि नहीं गाइस, जब पैनामा कैनाल को कट कर दिया गया, तो आइलैंड अलग हो गए। दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दिस इज नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पैनामा कैनाल से कट होता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रशिया का जो पोर्शन है, यहाँ पर रशिया के पोर्शन और अमेरिका का पोर्शन यहाँ से कट करते हुए ये कहाँ पर जा रहा है, ये पूरा क्या बन रहा है आपका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका को पढ़ना कैसे गाइस, जब भी आप लोग कभी नॉर्थ अमेरिका पढ़ने लगो, जब भी कभी नॉर्थ अमेरिका पढ़ने लगो, तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ आनी चाहिए। क्या समझ आनी चाहिए, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल, ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ द फिजियोग्राफी, आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, फिजियोग्राफी। वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी एनी कॉन्टिनेंट, ड्रॉ इट्स व्हाट वी कॉल दैट स्ट्रक्चर, फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें गाइस, तो इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी कभी भी किसी को पढ़ना है, तो आप लोगों को पहले तो उसके फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। क्या इकट्ठे करने हैं, पहले नंबर पे गाइस अगर मैं बताऊं, फिजियोग्राफी से भी पहले आप लोगों को उस पर्टिकुलर एरिया के फैक्ट्स पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने कुछ बताया, कौन आया था, हिस्ट्री क्या थी थोड़ी उसके रिलेटेड, दैट इज फैक्ट। किसी भी कॉन्टिनेंट को पढ़ना, चाहे यू टॉक अबाउट अमेरिका, यू टॉक अबाउट इंडिया, यू टॉक अबाउट साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी एनी कॉन्टिनेंट, पहले तुम्हें उसके बारे में क्या पता होना चाहिए, उसके फैक्ट्स। देखो पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, वेन यू अंडरस्टूड द फैक्ट्स, उसके बाद आप लोगों को कहां गए जाना है, जब फैक्ट्स आपने पढ़ लिए तब आ जाओ फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में क्या आता है, सबसे पहले गाइस कवर द माउंटेन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कवर द माउंटेन्स। उसके बाद माउंटेन्स के बाद पढ़ो वहां के प्लेट्यूज, उसके बाद पढ़ो यहाँ के प्लेन्स, उसके बाद पढ़ो यहाँ के रिवर्स,
उसके बाद पढ़ो यहाँ की लेक्स, उसके बाद पढ़ो क्या क्या पढ़ना है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, लेक्स, ठीक है। और यहाँ के साथ में अगर हो सके तो इंडस्ट्री, यहाँ का मिनरल्स, यहाँ का अगर हो सके थोड़ा बहुत तो यू मस्ट नो द एग्रीकल्चर, क्या है एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, इन सब के अलग अलग छोटे छोटे आप लोग क्या है चीजें और इसको समझ सकते हो। इकोनॉमिकली यहाँ पर क्या चीजें हैं, इकोनॉमिकली ये दोनों किसमें कवर हो जाएगा, इंडस्ट्री, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, ये सारा किसमें कवर हो जाएगा, इकोनॉमी ऑफ ज्योग्राफी, सॉरी इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, आप सीधा ही लिख लो इकोनॉमी। आप सीधा ही इसको एक अगर टर्म में लिखो तो यू डिफाइन इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जिसके अंदर आप क्या देखोगे, वहां का एग्रीकल्चर, वहां की मैन्युफैक्चरिंग, वहां की सर्विस सेक्टर तक की तो बात नहीं करूंगा, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग देख लो, ठीक है, और इंडस्ट्रीज, ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा एक आइडिया देख लो। फॉरेस्ट रिपोर्ट्स क्या है, व्हाट अबाउट इट्स फॉरेस्ट रिलेटेड थिंग्स, और बाकी तो आपको जनरल स्टडीज वालों को तो इतना इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ना होता, बट ऑप्शन वालों को थोड़ा एक आइडिया लेना पड़ता है इसके लिए। सो दिस इज हाउ गाइस यू नीड टू स्टार्ट whenever you guys are going to study North America, तो start whenever you are going to study North America, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उसके फैक्ट्स, और दूसरे नंबर पे फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, लेक्स, एंड इकोनॉमी। अब अगर हम आ जाए नॉर्थ अमेरिका पे वापस, आप लोगों के पास अगर गाइस एटलस है, सबके पास एटलस है, मेरे पास जो एटलस है वो पुरानी है, अगर आप लोगों के पास सबके पास एटलस है तो अपनी अपनी एटलस ओपन करो और इस मैप को ओपन करो, क्या आ जाओ शेयर कर लो। अगर आप सबके पास गाइस एटलस है, मुझे एक सेकंड एटलस बताओ, मैंने आप लोगों को कुछ आइडिया देना है। अगर आपके पास एटलस है तो आई वॉन्ट टू गिव यू गाइस सम आइडिया। लुक एट हियर, ये आपको सामने दिख रही है, सबको एटलस दिख रही है, हरविंदर ऑनलाइन वाले एटलस दिख रही है। तो गाइज यहां देखो, इस तरफ आपको फिजिकल मैप दिख रहा है, यहां पर आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप, गेट एन आइडिया, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मैप एंड पॉलिटिकल मैप, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो गाइज। अभी जो आपको मैप दिख रहा है, अभी जो आप लोगों को मैप सामने का, अभी जो आपको मैप दिख रहा है, ये कौन सा मैप है, दिस इज पॉलिटिकल मैप। व्हाट इज फिजिकल मैप, पता है किसी को, दिस इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आपको कैसे दिखेगा, फिजिकल मैप आपको कैसे दिखेगा, अगर आप पैराशूट लेके ऊपर आसमान पे चले जाओगे, पैराशूट से आप जब देखोगे तो मैं माउंटेन दिखेंगे, उनका कलर आपको जो ग्रीन दिख रहा है तो ये ग्रासेस, अगर आपको येलो दिख रहा है तो वो प्लेट्यू, अगर डार्क ब्राउन दिख रहा है तो मे बी वॉल्केनिक माउंटेन, अगर लाइट ब्राउन है तो वो भी फोल्ड माउंटेन्स। समझ लगी कि नहीं, तो आपको दो मैप दिख रहे होंगे, एक मैप जिसमें बाउंड्रीज बनाई हुई है, एक ऐसा मैप जिसपे बाउंड्रीज बनाई पड़ी है, ये व्हाट काइंड ऑफ मैप इज दिस, एक ऐसा मैप जिसपे क्या है गाइस, बाउंड्रीज बनाई पड़ी है, ये कौन सा मैप है, दिस इज पॉलिटिकल मैप, जिसमें पॉलिटिकली क्या है, आपको लाइन दिख रही है, बाउंड्री दिख रही है, किसकी, मैक्सिको की बाउंड्री कहां पर है, यूएस की बाउंड्री कहां पर है, कनाडा की बाउंड्री कहां पर है, दिस इज पॉलिटिकल मैप। स्टेट कहां पर है, स्टेट की बाउंड्री कितनी है, कैलिफोर्निया स्टेट कितनी बड़ी है, न्यूयॉर्क कितना बड़ा है, ये कौन सा मैप, पॉलिटिकली जिसको आपने ड्रॉ किया है कि ये तेरी टेरिटरी की मेरी टेरिटरी, तो दैट इज द पॉलिटिकल मैप। जो दूसरा मैप आप देख रहे हो आप किस एटलस पे, जो ऐसे वाला जो मैप है, इसको गाइस बोला जाता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप जो होता है गाइस, इसको क्या कर सकते हो आप बताओ, ये वो मैप है जो सैटेलाइट से तुम्हें दिखता है, समझ लेकिन जिसमें आप बाउंड्री किसी कंट्री की लिमिट नहीं देख रहे, पूरा कॉन्टिनेंट ओवरऑल देख रहे हो, कितने माउंटेन्स है यहाँ पर, कितने प्लेट्यूज है, कितनी प्लेन्स है, कितनी रिवर्स है, कितनी लेक्स है, अरे समझ लगी कि नहीं लगी, तो ये दोनों आपको पहले मैप क्लियर होने चाहिए। कुछ और हमने लिखने हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट इज बीइंग सराउंडेड बाय आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ, ऊपर आर्टिक ओशन है, ऐसे बनाओ अपने मैप, अपनी उस पे नोटबुक पे नॉर्थ अमेरिका बनाओ, सर्कल कर दो, ऊपर कौन है, आर्टिक ओशन, सामने कौन है, अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, यहां पर कौन है, कैरिबियन सी,
यहां पर कौन है? पैसिफिक ओशन। अगर हम पूरा नॉर्थ अमेरिका देखें तो 4 जगहों से घिरा हुआ है। अब आपको पेपर आ सकता है जेके एसएसबी में कि नॉर्थ अमेरिका की जो पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ अमेरिका की जो वेस्ट, ये गाइस ईस्ट है, दिस इज द वेस्ट। नॉर्थ अमेरिका की जो वेस्ट कोस्ट है दैट टचेस इंडियन ओशन, नो गाइस इट टचेस पैसिफिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका नदर्न पार्ट टचेस अंटार्कटिका। अरे हाउ कम, दिस इज आर्टिक ओशन, अंटार्कटिका तो नीचे है। समझ लगी कि नहीं? तो ये कहानी इसको समझ लेना कि क्या है, गैस गेटिंग और नॉट। तो ये आइडिया इसको अच्छे तरीके से देख लेना। जब आपने लिख लिया गाइस सराउंडिंग में क्या है, तो कुछ और फैक्ट्स के बारे में इसमें लिखो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कर्तव्य आईएएस एकेडमी इज प्रोवाइडिंग 7 days फ्री ट्रायल क्लासेस इन जम्मू गांधीनगर। इट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन। हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कॉलेज के हेक्टिक शेड्यूल में हैं और हमारे कुछ जॉब या वर्किंग कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ऑन आवर ऐप कर्तव्य। लास्ट गाइस, किसी भी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से पहले एटलीस्ट 6 और 7 days का ट्रायल लेना ना भूलें, बिकॉज अक्सर कुछ बच्चे कुछ मिसलीडिंग एड्स का शिकार हो रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, एटलीस्ट वॉच 6 और 7 days ट्रायल क्लासेस। थैंक यू। बात आती है गाइस कनाडा, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो 2 मेन कंट्रीज है बड़ी बड़ी, वन इज द कनाडा एंड अनदर इज द यूके। इन दोनों में किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? एंग्लो अमेरिका। किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? एंग्लो अमेरिका। एंड व्हाट इज दिस एंग्लो अमेरिका? एनीवन, किसी को पता व्हाट इज एंग्लो अमेरिका? गाइस, जितने भी हमारे ब्रिटिशर्स जब वो नॉर्थ अमेरिका गए, नॉर्थ अमेरिका बाद में यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के फॉर्म में 2 कंट्रीज बन गए उसके अंदर। तो यहां पर रहने वाले जितने भी ब्रिटिशर्स ने वहां के लोकल लोगों से शादी की और जो आगे बच्चे हुए उनको हम क्या बोलते हैं? एंग्लो अमेरिकन। एंग्लो इंडियंस किसे बोलते हैं? ब्रिटिशर्स जब यहां पर आए, जब उन्होंने हमारे लोकल लोगों से शादियां की और जो आगे बच्चे पैदा हुए, इनको हम क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियंस। समझ लगी कि नहीं? तो अमेरिकन जो यहां पर गए, जो आगे जो जनरेशन आई, वो उनको क्या बोला जाता है? एंग्लो अमेरिकन। समझ लगी कि नहीं? अब यहां पर देखो एक और ट्विस्ट यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, मेक्सिको से ऊपर ऊपर नॉर्थ अमेरिका की 2 कंट्रीज कनाडा और यूके में, यहां पर आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन सी दिखेगी? एंग्लो अमेरिका। कौन सी दिखेगी? एंग्लो अमेरिका। बट अगर आप मेक्सिको से लेके नीचे तक चला जाओगे, इस जगह इस बोलते हैं टेरा डेल फ्यूगो, अगर आप मेक्सिको से टेरा डेल फ्यूगो चले जाओगे तो गैस इसको बोला जाता है, यहां पर आपको पॉपुलेशन को क्या बोला जाता है? एनीवन? किसी को पता है टर्म? गैस याद रखो, इन जगहों पे इन्फ्लुएंस किसका रहा? ब्रिटिशर्स का। यहां पर जो इन्फ्लुएंस रहा वो रहा पोर्चुगल और स्पेनिश लोगों का। समझ लगी कि नहीं? यहां पर किसका रहा? पोर्चुगल स्पेनिश का। समझ लगी कि नहीं? तो याद रख लेना एंग्लो अमेरिका कहां तक है? कनाडा और यूएस। उसके नीचे जो आप लोगों को एरिया दिखेगा, दे आर नॉट व्हाट वी कॉल दैट, क्या है? दीज आर एंग्लो अमेरिकन, बट दीज आर नॉट एंग्लो अमेरिकन। हु आर दीज? पोर्चुगीज एंड स्पेनिश। समझ लगी कि नहीं? अगर मैं स्पेसिफिकली गाइस बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि ये वाले जो लोग हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं? एंग्लो अमेरिकन। तो जहां पर पोर्चुगीज लोग आए, जहां पर स्पेनिश लोग आए, जब उन्होंने यहां पर आके शादियां की यहां के लोकल्स के साथ, तो जो बच्चे पैदा हुए उनको गाइस बोला जाता है लैटिन अमेरिकन। समझ लगी आपकी नहीं? तो याद रखना गाइस, लैटिन अमेरिकन किनको बोला जाता है? बताओ। स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। इनकी लैटिन की स्टोरी में यहां पर जब साउथ अमेरिका पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि आप क्यों, आप लोगों को जो है ये सारे किनारे पे रहने वाले लोग पोर्चुगीज दिखते हैं और अंदर सारे रहने वाले लोग स्पेनिश क्यों दिखते हैं। आप ब्राजील जाओगे, ब्राजील जाओगे तो यहां पर आप देखोगे पोर्चुगीज लोग बोल रहे हैं,
जब यहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर स्पेनिश बोल रहे हैं। क्या कारण है गाइस? पोर्चुगीज जो लोग आते थे वो हमेशा क्या कल्टीवेशन करते थे। हमारे हिंदुस्तान में पहला बंदा जो आया था सी रूट के द्वारा, ही वाज आल्सो पोर्चुगीज। हु वाज ही? वास्को डी गामा। क्या करते हैं ये? ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। किसमें? प्लांटेशन क्रॉप्स में, टी, कॉफी। तो ये जो ब्राजील का जो ये वाला एरिया था, यहाँ पर ही सबसे, यहाँ पर एक सॉइल मिलती है टेरा रॉक्सा, दैट इज वेरी गुड फॉर व्हाट वी कॉल दैट, दैट इज वेरी गुड फॉर व्हाट वी कॉल दैट कल्टीवेशन ऑफ कॉफी, दैट इज वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो लोग आते थे, ये किसके लिए ट्रेड, इन्होंने ट्री कॉफी में ट्रेड करना होता था, तो पत्ते लेकर आए, यहाँ पर लगाए, जब हो गए तो बाद में पूरे वर्ल्ड में इसको सेल करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर मोस्टली क्या देखेंगे? पोर्चुगीज। ये जो स्पेनिश होते थे, स्पेनिश अपने साथ जो आते, इनको बोला था लूटर्स। लूटर्स तो मैं स्पेसिफिक नहीं बोलूंगा सब स्पेनिश को, बट व्हाट मेडिसिन का काम किया था? गोल्ड एक्सप्लोरेशन। गोल्ड कहीं कंट्री में मिले, नॉट लूटर्स गाइस, सॉरी फॉर दैट वर्ड। क्या है? स्पेनिश, स्पेनिश जो लोग थे ये शिप लेके आते थे, यहाँ पर रखते थे, शिप पे घोड़े लेकर आते थे, घोड़े यहाँ पर उतारते थे और अंदर जाते थे। अंदर कहीं पर माइंस वगैरह, गोल्ड वगैरह मिल रहा हो तो वहां से उसको घोड़ों पे लद कर वापस आते थे, फिर वापस अपनी कंट्री चले जाते थे। तो कुछ लोग तो यहीं पर बस गए इंटीरियर में, तो इसलिए स्पेनिश अंदर रह गए और पोर्चुगीज बाहर रह गए। समझ लगी कि नहीं? तो आज भी इसका इन्फ्लुएंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तभी आप साउथ अमेरिका जाओगे तो यहाँ पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मैक्सिमम लोगों को कौन सी लैंग्वेज आती होगी? पोर्चुगीज और स्पेनिश। हम लोग इंग्लिश क्यों बोलते हैं? यूके ने हमें कॉलोनी बनाया हुआ था। अगर हम किसी जापान की होते तो हम जापानीज बोल रहे होते। समझ लगी कि नहीं? जैसे यहाँ पर पोर्चुगीज स्पेनिश बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं? इंग्लिश। यहाँ पर क्या बोलते हैं? इंग्लिश। जो अंग्रेजों की कॉलोनीज रही है वो क्या बोलती है? इंग्लिश बोलती है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये जो गैस आपको एरिया दिख रहा है, देखिए सीधी लाइन, इंडिया की बाउंड्री देखो कैसे पाकिस्तान बीच में से कट कर दिया हुआ। अब इनकी लाइंस देखो कैसे सीधी है, ये लाइन देख रहा है बाउंड्री बनाने के तरीके। तो ये है कितने डिग्री, ये पेपर में इतनी बार क्वेश्चन आता है, कनाडा और यूएसए कितने डिग्री लैटिट्यूड्स पे एक दूसरे को कट करते हैं? दैट इज 49 डिग्री। ये जो आप लोगों को पता होना चाहिए। 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स फॉर्म, नॉर्थ लैटिट्यूड है ये, साउथ नहीं है। साउथ वाला कौन सा होगा? जो इक्वेटर के नीचे है, इक्वेटर के नीचे वाले साउथ लैटिट्यूड। ये पता ना, ये वाली जो लाइंस होती है लैटिट्यूड्स होते हैं। सामने देखो जिनको नहीं पता, अरे कैमरा इस तरफ है ना, सपोज करो ये, जिनको नहीं पता है वो सुन लो। सपोज कर लो ये हमारी क्या है, अर्थ, इसको बीच में से काटा, यही क्या है? इक्वेटर। ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री। मतलब अगर तुम डी रखोगे, डी पता ना, डी जो आता था, अगर यहाँ डी रखोगे तो यहां से ये एक लाइन खींचो यहाँ पर, ये दिस इज योर 10 डिग्री। तो ये जो 10 डिग्री, इसकी सीधी लाइन खींच लो, ये सारा क्या है? यहां से भी 10 डिग्री होगा, तो 0 से ये 10 डिग्री हो गया, ये हो गया 20, ये 30, 40। समझ लीजिए। और यहाँ पर क्या गया? 90 डिग्री। तो दिख रहा है ये डी का क्या है ये? समझ लगी कि नहीं? तो अगर आप देखोगे तो ये जो लाइंस हैं इनको आप ड्रॉ कर लो सीधा। जहां पर आपका 10 मार्क हो तो उसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, ये भी 10 होगा, ये भी 10, ये भी 20, ये भी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। बोलो हाँ ये ना। तो 49 डिग्री, अगर ऐसे ही 0 से 10, 20 समथिंग, तो जो 49 डिग्री है तो वो किसको सेपरेट कर रहा है? कनाडा को किससे कर रहा है? यूएसए से। बोलो हाँ ये ना, यस और नो। दूसरी लाइन होती है, उनको क्या बोलते हैं? देखो इक्वेटर स्प्लिट करता है 2 पार्ट में। अब क्या इसके नीचे लैटिट्यूड नहीं है? डी उल्टा करो तो यहां पर भी 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40। तो जो सीधी सीधी लाइन है, दीज आर द लैटिट्यूड्स। जो नीचे वाली है इक्वेटर के नीचे, तो ये साउथ लैटिट्यूड होगा। इक्वेटर से ऊपर है तो उनको क्या बोला जाएगा? नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ऊपर वाला एरिया जो है नदर हेमिस्फीयर कहलाता है, इक्वेटर से ऊपर वाला, इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। अब दूसरी बात आती है सर, इसको लॉन्गिट्यूड में भी तो हम डिवाइड करते हैं गाइस। यस। पूरी दुनिया में कब्जे किसने किए? ब्रिटेन ने। पूरी दुनिया पे कब्जे किसने किए? ब्रिटेन ने। अगर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखा, तो आप लोगों को एक लाइन बता देता हूं मैं, सामने देखो। अगर ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रखा तो आप लोगों को क्या देखने को मिला? ये जो आप लोग लंदन देखते हो ना, यहां से उसने एक लाइन निकाली, 0 डिग्री लाइन। ये गाइस वही लाइन है जो पूरी पृथ्वी को वेस्टर्न कंट्रीज और ईस्टर्न कंट्रीज बना दिया। इक्वेटर वाली लाइन ने क्या बना दिया था?
नदर हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, और इसी के बेसिस पे लैटिट्यूड्स डेवलप हुए। ये जो लाइन है, जो 0 डिग्री लाइन लॉन्गिट्यूड वाली, ये कहां से निकलती है? लंदन से। भाई डिक्टेटर था, समझ लगे कि नहीं? अब अगर ये लंदन से निकलती है गाइस, तो इसके इस तरह वाली कंट्रीज को वेस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है, इस वाली कंट्रीज को ईस्टर्न कंट्रीज बोला जाता है। समझ लगे कि नहीं? अगर आप यहां पर अब डी रख के देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? यू नो 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, अब सीधी सीधी लाइन हो। समझ लगी नहीं? तो दीज आर लॉन्गिट्यूड्स, ये देख लेना, ठीक है। और इसकी वजह से मैं आप लोगों को जो ऐप के ऊपर जो क्लास जाएगी या यूट्यूब के ऊपर जो लिंक जाएगा, तो उसमें मैं इसके अगर कोई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की कोई वीडियो होगी स्पेसिफिक इसके रिलेटेड, तो मैं उस पर डाल दूंगा, वो एडिटेड वीडियो होगी, ठीक है। तो यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। समझ लगी? बताने की जरूरत तो नहीं है। अब आ जाओ, अगर आपको ये समझ आ गया है तो नाउ लेट्स कम टू आवर मेन पोर्शन, नॉर्थ अमेरिका। गाइस अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फैक्ट्स। अभी हम उस पे नहीं गए हैं, फिजियोग्राफी पे। फैक्ट्स में हमने क्या पढ़ लिया? हु डिस्कवर्ड इट। समझ लगी नहीं? कितने डिग्री लैटिट्यूड का पार्ट है। ये भी गाइस ये देख लो, ये जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, क्या इसके ऊपर से इक्वेटर पास करता है? इक्वेटर किससे पास करता है? साउथ अमेरिका से। तो गाइस नो, ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू नॉर्थ अमेरिका। समझ लगी कि नहीं? अब आप में से आधों को जिसको नहीं पता है कि व्हाट इज दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, गाइस यहां देखो, अगर पृथ्वी सीधी होती, अगर पृथ्वी सीधी होती, तो यहां पर आप बना लो सन, यहां पर आप बना लो सन। तो सन की लाइट जो है, अगर आप देखने को मिलती, तो सीधी लाइट सन की कहां पड़ती? इक्वेटर पे, इक्वेटर पे पड़ती। लेकिन अगर आप बोलो कि सर ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारी अर्थ है, ये टिल्टेड है, अगर हमारी पृथ्वी जो है वो सीधी लाइन नहीं है, क्या है? टिल्टेड। तो इसको मैं दिखा देता हूं थोड़ा, अगर ये अगर आप बोलो कि सर ये जो लाइन है, ये क्या है? थोड़ी टिल्टेड है। टिल्ट कैसे कर सकते हैं इसे? अब यहां देखो गाइस, सन की रेस, अगर यहां पर देखोगे सन की रेस तो सीधी पड़ रही थी, लेकिन पृथ्वी कितनी टिल्ट है? 23.5। अगर पृथ्वी 23.5 है, तो सन की डायरेक्ट रेस कहां पड़ेंगी अब? तो क्या बन गई लाइन? समझ लगी कि नहीं? ये सबको आइडिया लगा? ये क्या बन गई? इसी को फिर बाद में क्या बना दी क्या हमने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। समझ लगी नहीं? अगर गाइस ये समझ लगी आप लोगों को, तो आपको पता लग गया, तो इसका मतलब गाइस ये जो नॉर्थ अमेरिका है, इस नॉर्थ अमेरिका से सिर्फ क्या पास करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो साउथ अमेरिका है, यू नो इससे इक्वेटर भी पास करता है, इससे इक्वेटर थोड़ा नीचे है, इक्वेटर भी पास करता है, और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करता है। ये समझ लगी कि नहीं लगी? अगर ये समझ लगी तो आ जाओ वापस। इसका मतलब फैक्ट्स में क्या है? ओनली द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू नॉर्थ अमेरिका। अब ये बात लगी समझ, इसमें बताने की जरूरत तो नहीं, लिख लो ये, ठीक है। अब गाइस गिव अ हेडिंग, व्हाट आर द प्रिंसिपल कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका? व्हाट आर द प्रिंसिपल कंट्रीज इन द नॉर्थ अमेरिका? नॉर्थ अमेरिका में कितनी कंट्रीज हैं? तो सबसे पहले व्हाट आर द प्रिंसिपल कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका? सबसे पहले गाइस इसी में दैट कम्स द कनाडा, सेकंड कम्स द यूएसए, थर्ड कम्स, अच्छा सॉरी, इस तरीके से मत लिखो, इस तरीके से मत लिखो गाइस। जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ अमेरिका जो है, इसमें कितनी कंट्रीज लाइज करती हैं, तो इसको समझाने से पहले आप लोगों को मैं स्प्लिट करना सिखाऊंगा। पहले यहां पर देखो, पहले बात आती गाइस, ये टोटली पूरा सारा एरिया कौन सा है? यहां से लेके यहां तक, अलास्का से लेके, अलास्का से लेके ये जो सारा एरिया है, ये सारा क्या है? अमेरिका। दिस इज अमेरिका। मैं पेन का कलर चेंज करके अगर ये बताऊं, तो यहां से लेके मेक्सिको तक वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। और अगर मैं नीचे वाला एरिया बताऊं, ग्रीन वाला, तो यहां से लेके ये वाला एरिया, दिस इज साउथ अमेरिका। यस और नो? ये समझ लगी? अब कहानी आती है गाइस,
कुछ टर्म आती हैं, जैसे सेंट्रल अमेरिका कौन कौन सी कंट्रीज हैं, मिडिल अमेरिका कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो अभी देखते हैं, सामने देखिएगा। सबसे पहले बात आती है, दिस इज, सामने देखिएगा आप, दिस इज गाइस नॉर्थ अमेरिका, कहां तक, पनामा तक, समझ से जाना, और उसके नीचे वाला एरिया दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। अब बात आती है व्हाट इज मिडिल अमेरिका। गाइस याद रखना, मैक्सिको से लेके, कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, और ये जेकेएस ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैक्सिको से लेके पनामा तक वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं मिडिल अमेरिका। क्या बोलते हैं? और सामने और देखो स्प्लिट, फर्दर स्प्लिट अगर हम देखें, भाइयों बहनों, ग्वाटामाला से लेके पनामा तक के एरिया को हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मैक्सिको, याद रहेगा। मैक्सिको से लेके नीचे पनामा तक का एरिया मिडिल अमेरिका, ग्वाटेमाला से लेके पनामा तक का एरिया सेंट्रल अमेरिका। तो दीज आर सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। पेपर में स्पेसिफिक आ जाएगा इनमें से कौन सी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज नहीं है। यू गाइस गेटिंग मी और नॉट? इनमें से कौन सी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री नहीं है, तो समवेयर यू मस्ट नो द आइडिया, समझ ले, याद रहेगा। अगर हम देखें गाइस, दिस होल एरिया इज अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अगर ये सारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसमें से अगर पनामा से मैं इसको कट कर दूं, तो दिस बिकम्स द नॉर्थ अमेरिका, दिस बिकम्स द साउथ अमेरिका। अगर आप बोलो फर्दर सर व्हाट इज दिस मिडिल अमेरिका, तो एज यू नो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कनाडा, यूएस, मेक्सिको एंड दिस पार्ट, छोटी छोटी कंट्रीज, ये छोटी कंट्रीज को हम बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, यूएस और कनाडा। और ये भी आप बोल सकते हो नॉर्थ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ कनाडा, यूएस एंड मिडिल अमेरिका, क्योंकि मिडिल अमेरिका के अंदर सेंट्रल अमेरिका भी आ रहा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब गाइस सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं कंट्रीज की, कौन कौन सी कंट्रीज यहां पर आती है, जब हम लोग बात करते हैं कंट्रीज की, तो पहले नंबर पे कौन सी कंट्री, कनाडा। कौन सी कंट्री, कनाडा। दूसरे नंबर पे कौन सी कंट्री आपको दिख रही है, यूएसए। तीसरे नंबर पे गाइस मिडिल अमेरिका चालू हो जाता है, एंड दैट इज मैक्सिको। अच्छा, अगर आपको पूछे इज मैक्सिको ए लैटिन अमेरिकन और एंग्लो अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन। और यहां पर क्या बोली जाती है, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। हु आर दिस लैटिन पीपल, दे आर स्पेनिश एंड पोर्चुगीज। हु आर दिस एंग्लो ब्रिटिशर्स, दोज हु सेटल्ड हियर एंड मैरिड, यू नो। अब लड़का भी शादी कर सकता है, लड़की भी यहां पर शादी कर सकती है, अंग्रेज, समझ लगी कि। और जब बच्चे पैदा उनको हमने क्या बोला, एंग्लो अमेरिकन। हरविंदर कुछ आइडिया लग रहा है? ओके ओके। जब गाइज आपने ये लिख लिया, तो अब एक एक करके इन सब इन कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता लगे, जो डंकी जो करते हैं लोग, डंकी समझते हो, जिसको हमारे देश से डोंकी बोलते हैं, जिनको निकाला है, ये डोंकी कैसे करते हैं, ब्रिटेन, यहाँ अमेरिका में इनको कोई क्या बोलता है, अमेरिका में ये जो डोंकी वाले हैं, आपको इनका रूट बता देता हूँ। अमेरिका वाले, अमेरिका वाला नहीं, कोई इनका एजेंट होता है कोई एक, जिसका लिंक यहाँ पर भी है यूएसए पुलिस के साथ, जिसका मैक्सिकन पुलिस के साथ भी है। ये इलीगल है सारा। यहाँ पर ब्राजील, कोलंबिया, इन सारी स्टेट, और ये जो ग्वाटेमाला, इन सब कंट्रीज का जिसके लिंक है, बनाए पड़े, ये पूरा एक चेन है। यहाँ पर इनसे 50 लाख, 30 लाख, 32 लाख जो होगा अमेरिका में भेजने के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ से फ्लाइट लेके भेजा जाएगा वेनेजुएला, कोलंबिया, मतलब जहां पर इस समय पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन कम हो गई है। ये पांच चेंज होता रहता है। वेनेजुएला भेज दिया जाएगा, नहीं तो यहां से भेज दिया जाएगा ग्वाटेमाला। अब ये देखो, ये ग्वाटेमाला कंट्री है। इस ग्वाटेमाला से इनको पैदल चलाया जाएगा, मैक्सिको को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है एजेंट्स के द्वारा। ये मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके फिर इनको बाय रूट यहाँ पर होटल में रुकवाते हैं, जब जब यहाँ पर अमेरिकन पुलिस थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि एजेंट्स बैठे हुए वहां पर भी। अब क्या किया जाता है, यहाँ पर एक नदी आती है रियो ग्रांडे, इस पर एक छोटी सी बोट प्रोवाइड करते हैं इसको क्रॉस करने के लिए। अब जैसे इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ पर जो अमेरिकन पुलिस इनको पकड़ लेती है। अब ये जान के पकड़ना होता है, बिकॉज अमेरिकन पुलिस भी इसमें क्या है, इन्वॉल्व है। अब जो एजेंट होगा वो अमेरिकन पुलिस को कोई
डॉलर समथिंग, 10,000 डॉलर, $20,000 जो समथिंग अमाउंट प्रोवाइड कर देगा, वो उसको रिलीज कर देंगे, दैट गाय रीच्ड अमेरिका। और इसी एजेंट्स की वजह से आज आप देखो कि कितने लोगों का पैसा वेस्ट हुआ। अभी जो आपने देखा हैंड कफ करके उनको जो वापस भेजा गया, एंड लुक एट द सिचुएशन, व्हाट्स हैपनिंग। मुझे लगता है गाइस, जाना तो लीगल रूट के थ्रू जाओ, व्हाई इलीगल? और ऐसी क्या आन पड़ी कि हिंदुस्तान में हम इनकम सोर्सेज नहीं जनरेट कर सकते? कम जनरेट होगा, बट व्हाई टू डू, ये स्टेप लेने ही क्यों? अब गैस कौन कौन सी कंट्रीज आती है? सबसे पहला मैंने बताया आपको कनाडा, कनाडा के बाद यूएस, यूएसए के बाद मेक्सिको। अब इनकी कैपिटल साथ में देखते हैं ना गाइस। कनाडा की कैपिटल क्या है? जल्दी स्पीड में पहले फैक्ट्स करेंगे, फिर हम इंटरेस्टिंग वाला नॉर्थ अमेरिका का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? चलो बताओ, सारे जाना चाहते हैं। हरविंदर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? यस, द कैपिटल ऑफ Canada is Ottawa. What is the capital of US? Washington DC. What is DC? ये वो DC है। सुरजीत बिंद्रा के गाना नहीं सुने? कहते डीसी भी सलूट ओनू मारदा। व्हाट इज डीसी? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया का पार्ट है, इसलिए जो कैपिटल आपको क्या दिखती है? वॉशिंगटन डीसी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेक्सिको? इट्स मेक्सिको सिटी। ठीक है, अब आपने अगर ये कंट्रीज देख ली हैं गाइस, तो अब हमें स्पेसिफिकली इन छोटी कंट्रीज पे भी जाना पड़ेगा। तो गिव अ हेडिंग, कौन सी कंट्रीज है ये? अगर मैं ग्वाटेमाला से नीचे तक आऊं, इनको कौन सी कंट्रीज बोला जाता है? जल्दी बताओ, मैंने अभी आपको बताया सेंट्रल अमेरिका। अगर मैक्सिको डालो तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज गाइस, याद रख लेना। केएस ने पता क्या किया था? 2021 और 2022 का पेपर था, ये फोटो सीधा खींचा प्रीलिम्स में, ये फोटो खींच के भेज दिया और उन्होंने बोला कैपिटल लगाओ। ये खाली मैप दिया उन्होंने, उन्होंने इनकी कैपिटल दे दी, बेलीज की कैपिटल, ग्वाटेमाला की कैपिटल होंडुरस। अब लगाओ पहले पहले कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है? तो गाइस याद रख लेना, अगर ऊपर मैक्सिको है तो नीचे दो कंट्रीज बन, ऐसे करके सर्कल बनाने। याद करने का तरीका, जो मैक्सिको है वो किन दो कंट्री को टच कर रहा है? दैट इज ग्वाटेमाला एंड बेलीज। ग्वाटेमाला एंड बेलीज। याद करने का तरीका बताता हूं। माला कहां तक है? बेली तक। याद रहेगा? मैक्सिको के नीचे कौन सी दो कंट्रीज टच हो रही है? ग्वाटेमाला और बेली। याद रहेगा? अब तो मैं भूलेगा नहीं कभी। अब इसके नीचे आ जाओ, इसके नीचे में कितनी कंट्रीज है? दो, लेकिन बेलीज को टच नहीं करती। किसको टच करती है? ग्वाटेमाला को। व्हाट आर द टू कंट्रीज? एल सल्वाडोर। सलवार डाल के किसपे बैठ गया? होंडा पे। जल्दी, अरे याद करने का तरीका। कौन कौन सी? एल सल्वाडोर एंड होंडुरस। एल सल्वाडोर एंड होंडुरस। अब उसके नीचे कितनी कंट्री है? एक। फिर बाद में सलवार के ऊपर निक्कर डाल दी। अरे याद करना है मेरे को। और उसके बाद कोस्ट पे बैठ गया। क्या लेके बैठ गया कोस्ट पे? पनामा सिगरेट। अब बात नहीं करनी चाहिए, बट मैंने क्या बोला? पेपर निकलना चाहिए भाई। गाइस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। माय पर्पस इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। लास्ट वाली सिटी कौन सी है? पनामा। वैसे तो ऐसे भी याद हो जाएगी, बट पनामा का क्या आता है? सिगरेट पनामा की आता ना, समथिंग, आई डोंट नो द ब्रांड, बट समथिंग रिलेटेड टू दैट, तो याद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है सामने? जल्दी, अब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए। और अब आपको पता ना, हमारे काफी ज्यादा लोगों को बाहर भेजा गया है। इसका मतलब यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ का जो पेपर होता है, और आपके जो सीडीएस के पेपर है, एफकैट के पेपर, उनमें ये कंट्रीज आपको आ सकती हैं। और पेपर में बहुत आता है नॉर्थ अमेरिका। यूपीएससी और जेकेएस का फेवरेट टॉपिक है ये। आपको ये कंट्रीज पता होनी चाहिए। चलो जल्दी, सबने मैक्सिको, मैक्सिको नीचे ग्वाटेमाला, बेलीज, बेलीज के नीचे क्या डाल के? सलवार डाल के किस बैठा? होंडा पे। एल सल्वाडोर एंड होंडुरस। उसके नीचे आ गया, क्या डाल दी? सलवार के ऊपर निक्कर, निकरगुआ। उसके नीचे कोस्ट पे चला गया, उसको डालकर, निक्कर को डालकर, और उसके बाद इमेजिन इट, इट्स ऑल इन द हेड। याद हो गया? तो दिस इज हाउ द टेक्निक यू नीड टू अप्लाई। हरविंदर, समझ आया कि नहीं आया? समझ लगे कि नहीं? दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट। बहुत मजेदार है। अरे यार, अभी तो हम बहुत छोटी चीज पढ़ रहे हैं, अभी तो तुम्हें पूरा नॉर्थ अमेरिका रटवाऊंगा। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, क्या डिवीजन है। और ये आपको कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज इसमें एडिशंस काफी किए होते हैं हमारी तरफ से। ठीक है, तो ये लगी समझ आप लोगों को? अब हम लोग पहुंच गए पनामा तक। तो अभी तक कितनी कंट्रीज पड़ी जो नॉर्थ अमेरिका में है? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। कौन कौन सा? ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला। ये भी साथ में लिखते जाना, ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला कैपिटल
ग्यूटेमाला। नेक्स्ट गाइस, मैप परचेज कर लेना, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, नेक्स्ट फ्राइडे। और आपके पास एटलस होनी चाहिए। कौन सी एटलस? स्टूडेंट एटलस। आई चैलेंज, इसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी का किसी भी पेपर में इंडिया में, तुम अगर उसका आंसर ना दे पाओ, उसके लिए काउंटेबल मैं। बट मेरा एक वो इशू है, क्या आपके पास एटलस होनी चाहिए सबके पास, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी। क्या मैंने बोला? ग्यूटेमाला की कैपिटल ग्यूटेमाला, एल सल्वाडोर की कैपिटल है सैन सल्वाडोर, सलवार सलवार से याद रहेगा। हॉन्डुरस की कैपिटल है टैगुलगेल्पा, टैग्यूगेल्पा, ये थोड़ी है हमें थोड़ा दिख रही है, ठीक है, टैग्यूगेल्पा। अब मैंने याद रखा था, सलवार डाल के होंडा पे गया मैं गोलगप्पे खाने, गैल्पा, तो जैसे मर्जी याद कर सकते हो। तो हॉन्डुरस टेल गैल्पा। निकरगुआ की है मानागुआ, तो गुआ गो से पता लग जाएगा। आगे है कोस्टिका की है सैन जोस, फेमस है ये। पनामा की पनामा है। तो आ जाओ, क्या बोला मैंने? मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी। ग्यूटेमाला की कैपिटल क्या है? ग्यूटेमाला। बेलीज की कैपिटल क्या है? क्या बताया मैंने? गोलगप्पे, गैलेपा, याद रहेगा। हॉन्डुरस की क्या, सॉरी किसकी, बेलीज की, सॉरी बेलीज की है बेल्मोपन। अरे बेलीज की तो पढ़ी नहीं, बेल्मोपन याद हो जाएगा, बेलीज, बेल्मोपन, बेल दोनों में आ रहा है। ग्योटेमाला ग्योटेमाला है। नेक्स्ट कौन सी थी? एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की क्या है? सैन सल्वाडोर, नाम से पता लग रहा है। हॉन्डुरस की क्या है? गेल्पा, याद रखना, टैग्यूल गेल्पा, समझ लगी कि नहीं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, इज द निकारागुआ, मैनागुआ, कोस्टा सैन जोस, और पनामा इज पनामा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी द कैपिटल्स आल्सो। कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। हमने किसी 2 नंबर का एक क्वेश्चन, बच्चे पॉइंटों में फेल होते हैं प्रीलिम्स में, असिस्टेंट कमांडेंट में, सीडीएस के पेपर में, एफ कैट के पेपर में, तो हमारे लिए एक क्वेश्चन 2 नंबर प्रोवाइड करता है। हम किसी को भी लीव नहीं कर सकते। क्या है? 10 कंट्रीज हैं, समझ लगी कि नहीं। अब ये बात लगी, पनामा जो है, अगर आपको ये समझ आ गया, अब आ जाओ, इसका मतलब और कौन सी कंट्रीज हैं गाइस? नेक्स्ट इज कैरेबियन आइलैंड्स। दीज ऑल आर कैरेबियन आइलैंड्स, जिनको हमें पढ़ना है, यू नो। ये हम कब पढ़ेंगे? जब नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। और इसके जो मेन मेन आइलैंड्स हैं, जैसे सबसे बड़ा क्यूबा, यू नो, देन कम टू हाइती, देन कम टू यू नो व्हाट वी कॉल दैट डोमिनिकन रिपब्लिक, देन जमाइका। ये वही जमाइका है जिसका बंदा सबसे फास्ट मैन ऑन अर्थ, उसेन बोल्ट, वो कहाँ का है? जमाइका का, वेस्ट इंडीज। ये गाइस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो वेस्ट इंडीज कहलाती है। अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन सब मिलके क्या बना हुआ है? जैसे अलग अलग स्टेटों ने मिलकर यूनाइटेड स्टेट बनाया इकट्ठा, जैसे कल को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब मिलकर क्या बना दे? यूनाइटेड इंडिया। समझ लगी कि नहीं। तो ये जो कैरेबियन सी के साथ जुड़ने वाली जितनी कंट्री, इनको कैरेबियन कंट्री से बोला जाता है, और इनको क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज। समझ लगी कि नहीं। कोलंबस कहां पर पहुंचा था? यहां पहुंचा था, नॉट टू द मेन लैंड यूएसए, ही रीच्ड हियर, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका टर्म यूज की जाती कब? 1492। अब ये बात लगी समझ? अगर गाइस आपको ये बात लगी है समझ, तो अब चलते हैं, हमारा जो मेन पोर्शन है, दैट इज कम्स टू द फिजियोग्राफी। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। इसमें अगर किसी बच्चे को अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, एक एक चीज तो रहेगी। क्या रहेगी? हमने पूरा तो नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, बट एक चीज रहेगी, ग्रीनलैंड गाइस। ग्रीनलैंड इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, बट किस कंट्री का है? डेनमार्क। ये छोटी सी कंट्री, डेनमार्क, इनका ये एरिया है। ये ग्रीनलैंड किस कंट्री का पार्ट है? डेनमार्क का। डेनमार्क किस किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? यूरोप कॉन्टिनेंट का। बट ग्रीनलैंड जो इनका पार्ट है, वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? नॉर्थ अमेरिका। याद रहेगा। ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक या गॉड्स भी बोला जाता है। ये पेपर में कभी पूछी जा सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है, सब दुनिया में सबसे ऊंची कैपिटल कौन सी? ऊंची हाइट वाइज नहीं, लैटिट्यूड वाइज। तो कौन सी है? ये नहीं है, आइसलैंड की रेकाजाविक है। अगर आप देखोगे, ये ऊपर है और ये थोड़ा क्या उससे नीचे है। समझ लगी कि नहीं है। तो दुनिया की सबसे ऊंची लैटिट्यूड वाइज कैपिटल आइसलैंड की है, दैट इज रेकाजाविक। दूसरे नंबर पे ये आती है लैटिट्यूड वाइज। नदर लैटिट्यूड, सदर लैटिट्यूड वाइज दुनिया की सबसे नीचे कैपिटल है न्यूजीलैंड की। समझ लगी कि नहीं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिजियोग्राफी, जो बच्चे किसी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हमें देख रहे हैं, जब देखेंगे बाद में,
उनको मैं बता दूं गाइस, यही अप्रोच सब कॉन्टिनेंट्स के साथ रखनी है। जिन बच्चों को सेल्फ स्टडी भी करना होता है कि सर हम किसी इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं जुड़ना चाहते, क्या हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इसमें? पढ़ने का तरीका, फैक्ट्स पहले रटो कॉन्टिनेंट्स के, फिर उसकी फिजियोग्राफी पे आओ। फिर फिजियोग्राफी को एक एक स्टेप पे पढ़ना है, और एक एक मैप पे, खाली मैप पे क्या करना है, एक एक चीजों को ड्रॉ करना है। आज हम सबसे फिजियोग्राफी स्टार्ट करें, और फिजियोग्राफी में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, माउंटेन्स। तो लेट्स कवर द माउंटेन्स। गिव ए हेडिंग फिजियोग्राफी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और उनमें सबसे पहले हेडिंग दो माउंटेन्स। माउंटेन्स। whenever we talk about the mountains of North America guys, start from सबसे पहले जो कोस्ट पे है, जो कोस्ट पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद रहेगा, इसको आप चाहे बड़े पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज कोस्ट रेंज, जो अलास्का से लेके पूरे नॉर्थ अमेरिका नीचे तक जा रही है। दूसरी जो रेंज है वो मैंने क्या बताया, दो रेंजेस आपके उसके बाद देखने को मिलती है। कौन कौन सी रेंजेस है ये दो? ये कौन सी है? कैस्केडे, ये है सीरा नेवाडा। मोस्टली दोनों मोस्टली यूएसए का पार्ट है, थोड़ी ये कनाडा को भी आप लोगों को देख रहा होगा आपको टच करती हुई। ठीक है, कौन कौन सी ये कैस्केडे रे, सॉरी यस, कैस्केडे रेंज, दूसरी सिएरा निवेडा। और अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट कौन सी आप लोगों को देखने को मिल रही, रॉकी माउंटेन्स। याद रहेगा, दीज आर रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स, रॉकी माउंटेन्स आर द फोल्ड माउंटेन्स। व्हाट आर दिस फोल्ड माउंटेन्स? कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? जियोमॉर्फोलॉजी में जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो इसका आपको आइडिया ही नहीं लगेगा। ये समझ लगी गाइस? इसके बारे में कुछ चंद पंक्तियां लिखने तो लिख लो। इन सब के बारे में अगर आप थोड़ा आइडिया लिखना चाहते हो तो लिख लो। सबसे पहले गिव ए हेडिंग। गाइस ये जो तीनों आपने चीजें पढ़ी इनको बोला जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। ये जो आपने तीनों पढ़ी, आपने ये जो तीनों आप लोगों ने ये जो कवर की, इन तीनों को बोला जाता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। क्या बोला जाता है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। नॉर्थ अमेरिका में वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कंसिस्ट ऑफ थ्री माउंटेन रेंजेस, वन इज कोस्ट रेंज, अनदर इज कैस्केडे एंड सीरा नेवाडा व्हिच इज इन बिटवीन, एंड द लास्ट इज ईस्ट, और ईस्ट तरफ देखोगे तो रॉकी माउंटेन्स। ये समझ लगी? अब गाइस कहानी आती है, कहानी आती है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूएसए। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर एक माउंटेन है दैट इज माउंट मैकिनले। अपने अपने एटलस पे देखो, लोकेट करो जल्दी। जैसे इंडिया का हाईएस्ट पीक कौन सा? K2, जो पीओके में भी पड़ता है। अगर पीओके को साइड कर दूं मैं, तो इंडिया की हाईएस्ट पीक पीओके के K2 के बाद, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, के का मतलब काराकोरम है, K2 जो है, अगर मैं इंडिया का मैप, मुझे वापस जाना पड़ेगा वहां पर, तो सेम हर कंट्री के अगर आप देखोगे, जैसे अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है किलीमांजारो माउंटेन। समझ लगी? एक हमारे आई थिंक सांबा से कोई आर्मी में है, किसमें है, उन्होंने सारे माउंटेन पीक्स को सबमिट, ही हैज ऑल ट्रेवल एवरीवेयर, और वो फतेह हासिल की है उसने सारे जितने भी माउंटेन्स क्लाइंब किए हैं। आई डोंट नो माउंट एवरेस्ट उन्होंने किया है कि नहीं किया। माउंट एवरेस्ट तो दुनिया का सबसे ऊंचा है। अमेरिका का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट मैकिनले। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? माउंट मैकिनले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो अलास्का रेंज जो है, यहाँ पर कौन सा माउंटेन लिखा हुआ? मैकिनले। गाइस आपको बता दो, यूएसए की टोटल पहले 48 स्टेट्स होती थी, आज 50 स्टेट्स हैं। लास्ट जो दो ऐड हुई कौन कौन सी हुई? यहाँ पर देखो, एक ऐड हुई ये, कौन सी? ये फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा की कोस्ट पे कौन सा, जहां पर हमारे आईफा वॉट्स होते हैं इंडिया के, जो बॉलीवुड के होते हैं? मियामी। मियामी बीच सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सुंदर बीच है, पीपल, बड़े स्वैगी लोग यहाँ पर रहते हैं, फ्लोरिडा। तो यूएसए की लास्ट जो स्टेट इंक्लूड हुई है, एक आई है फ्लोरिडा, दूसरी आई है अलास्का। अलास्का यूएसए ने किससे खरीदा? रशिया से।
और इतनी बड़ी आपको देखो यहाँ, अब यूएसए तो सारा यहाँ पर है, एक कनाडा के साथ जो बाउंड्री टच हो रही है ये रशिया का पार्ट था, बाद में यूएसए ने इसे रशिया से खरीदा। समझ ले कि नहीं, जब रशिया का जब ये पार्ट था तब यूएसए की हाईएस्ट पीक थी माउंट वेटिनले, माउंट वेटिनले और विटनी, विटनी प्रोनाउंसिएशन में गाइस इट्स विटनी, माउंट विटनी दिख रहा है यहाँ पर। तो अदर देन, अगर पेपर में है अदर देन अलास्का विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूएसए, दैट इज माउंट विटनी। और यहां पर अगर बात करोगे, अब अलास्का ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ यूएस, आई थिंक 49th और 50th स्टेट। अगर आप इसकी बात करोगे तो दिस इज द हाईएस्ट पीक मैकिनले। देखिए आप लोगों को दोनों याद रहेगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है अदर देन अलास्का विच इज हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूएसए दैट इज माउंट विटने, बट अगर लास्ट ऑफ कोर्स अब अलास्का उसका पार्ट है तो देन इट्स मैकिनले, याद रहेगा। स्टार्ट होता है अलास्का से, स्टार्ट होते हैं रॉकी माउंटेन्स, और कहां तक जाते हैं, मैक्सिको तक जाते हैं रॉकी माउंटेन्स। समझ लगी कि नहीं। फिर एक माउंटेन गाइस आप लोगों को, ये तो आपने पढ़ ली वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। फिर आप लोग यहाँ पर देखो, याद है अपेलेचियन माउंटेन्स, अल्फ्रेड वैगनर ने जिसका जिक्र किया था, अपेलेचियंस, लोकेट करो वेयर इज अपेलेचियन, नीचे, दिस इज अपेलेचियन माउंटेन गाइस, जिसका जिक्र अल्फ्रेड वैगनर ने भी किया था। किसके रिलेटेड, यहाँ पर कुछ क्या देखने को मिले हैं, रॉक एविडेंस, जो यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप, मोरक्को, इन सब में कहीं आपको सेम देखने को मिले हैं। एंड व्हाट इज द रीजन, उनके मुताबिक ये सारा जुड़ा हुआ था, ये सर। एंड दिस इज ऑल अबाउट द गाइस माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। समझ लगे कैसे पढ़ना। फैक्ट्स, फैक्ट्स के बाद फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी में सबसे पहला माउंटेन्स हमने कवर किया। नाउ लेट्स कम टू द प्लेट्यूज। गिव अ हेडिंग गाइस, प्लेट्यूज। सबसे पहले आ जाओ यूकॉन प्लेट्यू। यूकॉन प्लेट्यू, सामने गए जल्दी, यूकॉन प्लेट्यू। देखो जिनको नहीं पता, एनी अप्रेज्ड प्लेटूम, एक ऐसी ऊंची जमीन विच इज कोनिकल फ्रॉम द टॉप इज माउंटेन। एनी अप्रेज्ड, ऐसी कोई ऊंची जमीन जो ऊपर से फ्लैट है, दिस इज प्लेटू। एंड व्हाट इज द प्लेन, नॉर्मल। प्लेन को किससे डिनोट किया जाए, सी लेवल। सी लेवल ऊपर भी हो सकता है समंदर, और यहाँ पर बांध बनाया हो, और ये भी हो सकता है कि समंदर नीचे है। तो प्लेन किससे हम डेजिग्नेट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सी लेवल, अपर है लोअर है जमथिंग है तो प्लेन ही कहलाएगा। व्हाट इज प्लेट्यू, जो सी लेवल से आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, सी लेवल से अगर कंपेयर करोगे तो ये बहुत ऊंचा है और ऊपर से फ्लैट है, दिस इज ये प्लेट्यू, यस और नो। एंड व्हाट इज दिस, माउंटेन, माउंटेन इज कोनिकल, ये भी ऊंची जमीन जो ऊपर से कोनिकल है, ये माउंटेन है। समझ लगी कि नहीं। अब वापस आ जाओ, अब लिखो गाइस, गिव हेडिंग प्लेट्यू। सबसे पहला प्लेट्यू कौन सा, यूकॉन प्लेट्यू, कहां पर आता है, एक ब्रुक्स रेंज होगी, एक अलास्का रेंज होगी, एक ब्रुक्स रेंज होगी, एक अलास्का रेंज होगी, उसके बीच में आप यूकॉन नदी देख रहे होगे, यूकॉन नदी, यूकॉन नदी वाले एरिया को सर्कल कर रहा हूं, दिस इज योर यूकॉन प्लेट्यू, दिस इज योर यूकॉन प्लेट्यू, जो किसके बीच में है, ब्रुक्स रेंज और अलास्का रेंज के बीच में। ब्रुक्स रेंज भी गाइस लोकेट कर लेना, ये भी एक क्या है, माउंटेन का पार्ट है।
सेकंड आ जाओ, प्लेट्यू ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। प्लेट्यू ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, दिस इज प्लेट्यू ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये स्टेट भी है गाइस, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा की। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ कनाडा, थोड़ा इसका आइडिया दूंगा तुम्हें। ब्रिटिश कोलंबिया गाइस, इसी ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट में कौन सी सिटी आती है? वैंकूवर, नाम सुना हुआ? वैंकूवर, वैंकूवर सिटी भी है और वैंकूवर आइलैंड भी है। ये दिख रहा होगा छोटा सा, ये आइलैंड है वैंकूवर, और ये वैंकूवर सिटी भी है। किसका पार्ट है? कनाडा का कौन सा स्टेट? ब्रिटिश कोलंबिया। नाम सुना हो? ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, स्काशवा, नाम सुना हो सारे? क्यूबेक, ओंटारियो। एटलस पे देखो ना, तुम्हें एटलस पे दिख रहा होगा बना हुआ, सुना ना? ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, स्काशवन, अल्बर्टा, नाम सुनोगे सारे, क्यूबेक, ओंटारियो, ये सारी क्या स्टेट्स हैं? जैसे इंडिया के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, सारी जैसे स्टेट्स हैं। अब उनकी सिटीज बड़ी फेमस हैं, समझ लगी कि नहीं? जैसे आपने ये सिटी देखी होगी कैलगरी, किसके अंदर आती है? अल्बर्टा के अंदर। ये देखो, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, स्काशवा, मैनिटोबा, ओंटारियो और क्यूबेक, ये स्टेट्स हैं। अब मैप ही गंदे हो गए हुए हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया के अंडर ही आता है क्या? वैंकूवर। ये वैंकूवर आइलैंड है, ये जो बड़ा सा, और ये वैंकूवर क्या है? लोकेट करो इसको। तो दिस इज ब्रिटिश कोलंबियन स्टेट। तो ब्रिटिश कोलंबियन जो स्टेट है वो प्लेट्यू भी है, तो इसका नाम क्या है? ब्रिटिश कोलंबियन प्लेट्यू। पहला प्लेट्यू कौन सा पढ़ा हमने? यूकॉन प्लेट्यू। दूसरा पढ़ा हमने ब्रिटिश कोलंबिया। तीसरा आ जाओ, थर्ड इज स्नेक कोलंबियन प्लेट्यू। स्नेक कोलंबियन प्लेट्यू, नदी भी है ये स्नेक, स्नेक कोलंबियन प्लेट्यू। फर्स्ट इज यूकॉन प्लेट्यू, सेकंड इज ब्रिटिश कोलंबियन प्लेट्यू, थर्ड इज स्नेक कोलंबियन प्लेट्यू। नेक्स्ट, फोर्थ इज ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू। और इसी ग्रेट बेसिन के अंदर क्या आती है? सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक सिटी, बड़ी फेमस है यूएसए। नेक्स्ट प्लेट्यू इज कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू गाइस, वेरी फेमस। कोलोराडो प्लेट्यू, पहला था यूकॉन प्लेट्यू, दूसरा था ब्रिटिश कोलंबिया, तीसरा था स्नेक कोलंबिया प्लेट्यू, नेक्स्ट इज ग्रेट बेसिन, उसके बाद कोलोराडो प्लेट्यू। नोट्स गाइस आप लोगों को, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिल जाएंगे, वो पूरे रिटर्न में नोट्स होंगे, हर एक कंटेंट वाइज उसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको मिल जाएगी। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं गाइस, तो आपको टेलीग्राम जो चैनल है कर्तव्य का, तो उस पर भी इसका मिल जाएगा। लिख लिया? ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू। आप लोगों ने गाइस वो नाम सुने हुए हैं, ग्रैंड कैन्यन? मूवीज में आपने देखा होगा कभी कभी, नहीं देखा हुआ? देखे वॉलपेपर की नहीं? बस यही देखना आप लोगों ने, अगर ये वॉलपेपर देखेंगे गाइस, तो ये क्या है? प्लेट्यू है। कहाँ पर आता है? कोलोराडो प्लेट्यू। और इनको क्या बोलते हैं? ग्रैंड कैन्यन। है क्या? ये बनते कैसे हैं ये क्या है? इतने खड्डे पड़ गए हैं? क्या यहाँ पर किसी टाइम पे नदी फ्लो करती थी? नदी गहरी होती गई? क्या कहानी है कि हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। जो नॉलेज कंसेप्चुअल पोर्शन है वो फंडामेंटल का पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी का। अभी हम क्या पढ़े? फैक्ट्स, तो फैक्ट्स तक स्टिक रखते हैं। समझ लगी कि नहीं? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट आ जाओ, लिख लिए ग्रैंड कैन्यन इज अ पार्ट ऑफ कोलोराडो प्लेट्यू। ग्रैंड कैन्यन इज अ पार्ट ऑफ, देखो छोटे छोटे नोट्स बनाते जाओ, आपको नोट्स तो इंस्टीट्यूशन से मिल जाएंगे, लेकिन अपने रिवीजन जब करनी होगी तो अपने यही नोट्स काम आएंगे।
तो कोलोराडो प्लेटू, यहीं पर क्या आते हैं, ग्रैंड कैनियन, ये काफी मूवीज आती हैं इसके ऊपर। फिर आपका वो जो एक आता था मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर ग्रिल्स, तो वो आपने देखा होगा, यहाँ पर सांप खाता हुआ, कुछ खाता हुआ। लास्ट गाइस प्लेटी जो है दैट इज मैक्सिकन प्लेटू का एक यहाँ पर देखो, युकाटन, युकाटन पेनिनसुला भी है, तो ये प्लेट्यू भी है। कौन सा, युकाटन, कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर था यूकॉन, नीचे है युकाटन पेनिनसुला, जो कहां पर आता है, मैक्सिको में। युकाटन पेनिनसुला भी है। व्हाट इज पेनिनसुला, सामने देखो, एक ऐसा एरिया जो तीन तरफ से पानी से कवर्ड हो, तो पेनिनसुला भी है ये। और ये क्या है, प्लेट्यू। व्हाट इज प्लेट्यू, एन अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म व्हिच इज फ्लैट फ्रॉम द टॉप। नेक्स्ट क्लास विल कवर द प्लेन्स एंड द अदर पोर्शन गाइस, और उसके बाद गाइस इंडस्ट्रीज, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, उन सब चीजों को कवर किया जाएगा। एंड विल कवर दैट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ऑलरेडी 2 घंटे हो गए हैं, तो अब इससे ज्यादा हम लोग जाएंगे नहीं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।